डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंद्र कुमार सिंह। आज मैं 10वीं क्लास एनसीईआरटी भूगोल पाठ 4 कृषि का प्रश्न उत्तर बताऊंगा। इससे पहले मैंने पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 का प्रश्न उत्तर बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका आंसर ख होगा, बागानी कृषि। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो इसका ख आंसर सही होगा, चना। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका क आंसर सही होगा, दालें। चौथा प्रश्न है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो इसका ख आंसर सही होगा, न्यूनतम सहायता मूल्य। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। का पहला प्रश्न है, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। इसका उत्तर देख लेते हैं। चाय एक प्रमुख पेय फसल है। चाय एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। इसे उगाने के लिए 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर वर्ष भर सुप्रवाहित वर्षा, सुप्रवाहित पहाड़ी ढाल, गहरी भुरभुरी दोमट मिट्टी, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक, सस्ते एवं प्रचुर मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। इसका उत्तर देख लेते हैं। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है और देश के कुल चावल उत्पादन का 50% से अधिक चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्राप्त होता है। और भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार एवं कार्यक्रमों की सूची बनाएं। इसका उत्तर देख लेते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए किए गए संस्थागत सुधार निम्नलिखित हैं। पहला है जोतों की चकबंदी। दूसरा है जमींदारी प्रथा की समाप्ति। तीसरा है अधिक उपज देने वाली बीजों के द्वारा हरित क्रांति। चौथा है पशुओं की नस्ल सुधार कर दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति। पांचवा है बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान। छठा है किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों को सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना की गई है। सातवां है किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। आठवां है आकाशवाणी और
दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिनों और कृषि कार्यक्रम प्रसारित। 9वां है किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। चौथा प्रश्न है दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। दिन प्रतिदिन कृषि योग्य भूमि कम होने के निम्न नतीजे हो सकते हैं। इसमें पहला है अनाज उत्पादन में कमी आएगी। दूसरा है कम भूमि पर गहन कृषि के परिणाम स्वरूप उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल से भूमि की प्राकृतिक क्षमता प्रभावित होगी, इससे लवणीय तत्व समाप्त हो जाएंगे। तीसरा है अल्प अथवा छुपी बेरोजगारी बढ़ेगी। चौथा है कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 120 शब्दों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। उत्तर देख लेते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में बहुत से प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत सुधार किए हैं और इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। दूसरा कृषि शिक्षा प्रदान करने हेतु देश में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तीसरा है पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई है। चौथा है बागवानी विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। पांचवा है मौसम विज्ञान और पूर्वानुमान लगाने के क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान और विकास किया गया है। छठा है विभिन्न पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पहला है वैश्वीकरण के प्रभाव बस भारत में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। दूसरा है कृषि क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ढांचागत सुधार जैसे प्रौद्योगिकी बदलाव, बाजार सुविधा, साख विस्तार आदि वैश्वीकरण के ही परिणाम है। तीसरा है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन में बढ़त संभव हुई है। चौथा है कृषि उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। पांचवा है कार्बनिक कृषि को प्रोत्साहन मिला है। छठवां है जीन क्रांति अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे अन्य अवधारणाओं का कृषि में इस्तेमाल किए जाने लगा है और जिसके अंतर्गत नए संकर किस्म के बीजों का आविष्कार किया जाता है। तीसरा प्रश्न है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। यह भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में स्थित है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल उत्पादन
की प्रमुख भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। पहला है तापमान। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है, अतः इसकी खेती के लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसे बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा है वर्षा। चावल की खेती के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से इसकी खेती की जाती है। तीसरा है मिट्टी। चावल की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी मिट्टी चीका युक्त दोमट होनी चाहिए ताकि पौधे की जड़ें अच्छी तरह विकसित हो सके। चौथा है सस्ते श्रम। चावल की खेती के लिए मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी से लेकर रोपनी, सोहनी, कटनी, दौनी तक का कार्य मानव श्रम द्वारा संपादित होता है, अतः इसकी खेती के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।